देशे देशे शाम्भवाये कीर्तन श्रवणोत्सुकाः तेषामानयनं कार्यं तत्प्रकारार्थमादरात्। अब आपके शहर में भी हमारा मिलना हो सकता है। फिलहाल मैंने दिल्ली और लखनऊ में मिलने का जो है वो कार्यक्रम बनाया है। अगर आप मिलना चाहते हैं, निसंदेह आसानी से मुझसे मिल सकते हैं अपने ही शहर में। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में आपको मैं एक ऐसा सिद्धांत तो नहीं, पर एक अपना अनुभव बता रहा हूं जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा कुंडलियों पे लागू होती है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल मैंने लग्नेश के अष्टम भाव में बैठने का फल बताया था। बाद में कई लोगों ने मुझे बताया कि पंडित जी आप जो बता रहे हैं वैसा ही बिल्कुल होता है। अगर आपकी भी कुंडली में लग्नेश यानी कि लग्न के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं तो मेरा वो प्लेलिस्ट जा करके अवश्य चेक करिए जी, जिसमें मैंने लिखा है लग्नेश का विभिन्न भावों में बैठने का फल, जहां वो अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। और कार्यक्रम का प्लेलिस्ट तो अवश्य देखा करिए। जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है उसे अवश्य ही देखना चाहिए। आइए जय श्री कृष्ण लिखने के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और कार्यक्रम के आरंभ में शिव पुराण के महात्मा अध्याय के 6वें अध्याय के 7वें श्लोक पर हमारी यात्रा है, जिसमें सूत जी ने कहा है कि जो जो भगवान भोलेनाथ का भक्त हो, उपासक हो, उनकी उपासना में लीन रहने वाला हो, भगवत भक्त हो, उन सभी व्यक्ति को अपने घर में शिव पुराण की कथा कहवाने से पहले आवश्यक रूप से उन्हें सूचित करना चाहिए। ये नहीं कि अकेले ही भागवत कथा सुन ली या अकेले ही शिव पुराण की कथा सुन ली। कथा अकेले नहीं, लोगों को जो चिंतन करने वाले लोग हैं, जो भगवत भक्त हैं, जो सच्चे अर्थ में भगवान की उपासना करते हैं, उन लोगों को आवश्यक रूप से इस कथा में बुलाना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। क्लियर है? आइए, लग्न कुंडली के लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम ये केंद्र स्थान कहे जाते हैं, जिसमें लग्न सबसे बलवान, चतुर्थ उससे बलवान, सप्तम उससे बलवान और दशम स्थान सबसे ज्यादा बली होता है। उसी तरीके से त्रिकोण में लग्न सबसे कमजोर, पंचम उससे मजबूत और नवम भाव सबसे ज्यादा मजबूत त्रिकोण होता है। लेकिन जब तक किसी भी जातक की कुंडली के केंद्र में, ध्यान से समझिएगा, जैसे व्यक्ति का जीवन टफ कितना है, वो ये बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक हो सकता है ये कुंडली का, कि आपकी कुंडली में या आपके जीवन में आपने जितना अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए कोशिश की है, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं या जितना घस रहे हैं, घिसट रहे हैं, परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान में दिक्कत है, मतभेद बना हुआ है, पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद है, माता पिता से मतभेद है, माता पिता हैं लेकिन उनका सुख नहीं है, भाई बहन है पर उनमें भी मतभेद है, पैतृक संपत्ति जो है वो पड़ी की पड़ी है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, जमीन बेचना चाहते हैं पर बिक नहीं रहा है, नए जगह शिफ्ट होना चाहते हैं पर हो नहीं रहे हैं, संतति का काम आगे नहीं बढ़ रहा है, आपकी नौकरी वहीं की वहीं अटकी हुई है, और भी आप स्वास्थ्य के मामले में, निद्रा में, घर में कलह है, विवाह किसी का घर में हुआ ही नहीं है, बहन भी है उसकी भी शादी नहीं है, वो भी टूट करके बैठी है, तलाक हो गया है, और पत्नी जो है वो घर से दूर रूठ करके चली गई है, संतति जो बीमार है, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की बात करता हूं। मैंने ये बात महसूस की है और शास्त्र में भी ये बात कहीं ना कहीं लिखी ही है मुख्यतया, कि अगर केंद्र में शनि, मंगल और राहु और केतु, 4 ग्रह, अगर लग्न कुंडली के केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हों, और बाकी के ग्रह को आप छोड़ दीजिए, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा कहीं बैठे हों, इस कार्यक्रम में उनकी बात नहीं है। अगर आपकी मूल जन्म कुंडली में शनि, मंगल, राहु, केतु बैठे हैं तो यह बात विश्वास और गांठ बांध लीजिए कि अब आपके जीवन में चुनौती रहेगी और आप उसे स्वीकार करेंगे, और ये परेशानी देते हैं। फिर अब आप अपने बल पे आगे बढ़ेंगे,
हो सकता है कि कारोबार में उतार चढ़ाव भी बनेगा, कंपटीशन भी रहेगा, दौड़ भाग लगी रहेगी, विवाह में दिक्कत हो सकती है, परेशानी होती है, मन परेशान रहता है, घर में कलह भी होता है, कारोबार रुकते हैं, विलंब से काम बनता है। मतलब क्या है कि केंद्र में अगर पापग्रह बैठ जाते हैं ना, तो व्यक्ति के जीवन को चुनौतियों से भर देते हैं। लेकिन उनमें एक अच्छी बात यह होती है कि व्यक्ति चुनौतियों से घिरा हुआ जरूर रहता है, पर अपने जीवन की यात्रा में उस चुनौती का समाधान भी अवश्य निकाल लेता है। केंद्र में शनि, मंगल और राहु केतु बैठे हैं तो व्यक्ति को नजर दोष लगता है। लग्न में अगर राहु केतु शनि मंगल बैठे हैं तो अब व्यक्ति साहसी, उद्यमी और पराक्रमी तो होता है, लेकिन वो ऐसे ही पराक्रमी नहीं होता। वो इसलिए पराक्रमी हो जाता है क्योंकि उसको पराक्रम करना पड़ता है। और अगर ऐसी स्थिति बने तो आपका काम बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे चक्का जाम है। केंद्र में जब शनि मंगल राहु केतु बैठ जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन को कई बार तटस्थ बना देते हैं। मतलब बहुत उत्तरोत्तर वृद्धि मेहनत करनी पड़ती है। कई बार आप भगवान के भक्ति से दूर चले जाते हैं, गलत मित्रता भी पकड़ लेते हैं, और कई बार तो व्यक्ति उठा उठा करके अपने पूजा के घर से भगवान को ही बाहर निकाल देता है। अभी कल परसों मैं ये कार्यक्रम क्यों बना रहा हूं, क्योंकि कल मेरे पास एक लखनऊ या कानपुर की कुंडली आई थी। उस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में शनि मंगल राहु केतु बैठे थे, और मैंने जब उनसे बात की तो कहा कि परेशानी का घर होता, पर पंडित जी मत पूछिए, बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। मतलब यह है कि हमें अगर हमारी किसी भी जातक की कुंडली में केंद्र में शनि मंगल हैं, और अगर आप मान के चलिए कि अगर ये परेशान होकर बैठे हैं, चाहे परेशान ना भी होकर के बैठे हों, अगर खाली केंद्र में बैठे भी रहेंगे तो भी आपके जीवन की चुनौतियां बनी की बनी रहती हैं, या कई बार वे स्वीकार करने को मजबूर कर देते हैं कि हाँ मेरा जीवन कष्ट में है। कष्ट में है ऐसा तो नहीं कहूंगा, पर आपको अब कमर कस कस के तैयार रहना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति के काम बिगड़ते हैं, नुकसान होता है, आर्थिक तंत्र परेशान रहता है, राजनीतिक परेशान होता है, मन परेशान रहता है, निद्रा परेशान रहती है, स्वास्थ्य परेशान होता है, दवाइयों पे खर्च होता है, घर में कलह बना रहता है, और कई बार मानसिक अव्यवस्था का व्यक्ति शिकार होकर के कई बार लगता है कि घर छोड़ करके भाग जाए। ये केंद्र में बैठे शनि मंगल राहु केतु हैं। केंद्र में बैठे शनि मंगल राहु केतु के बारे में शास्त्र कहता है कि ये ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को साहसी तो बनाते हैं, लेकिन इनका पापक प्रभाव तटस्थ हो जाता है, कमजोर हो जाता है, और इनको शुभ प्रभाव भी देना पड़ता है। लेकिन तब जब ये अच्छी स्थिति में बैठे होंगे, तब जैसे उच्च के बैठे हों, मित्र की राशि में है, शुभ ग्रह के साथ युति में है, शुभ ग्रह के संग बैठे हैं, शुभ ग्रह से दृष्ट हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं रहेगी तब तो फिर आपको शनि को भी मनाना पड़ेगा, राहु मंगल केतु को भी मनाना पड़ेगा, क्योंकि अब ऐसी अवस्था में अब ये व्यक्ति के जीवन को चुनौती देते हैं। जीवन के आरंभ में कष्ट होता है, बाद में चल करके बुढ़ापे में भी कई बार कष्ट हो जाता है, और कई बार व्यक्ति लंबे समय तक बेड रिडन हो जाता है। अपने धन के बारे में आप किसी से कोई चर्चा करेंगे, अगले दिन पैसा आएगा ही नहीं। ये भी बात होती है। और केंद्र में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो जीवन सामान्यतया बहुत अच्छा बीतता है, श्रेष्ठता रहती है, मन शांत रहता है, गंभीरता रहती है, धन आगमन के सोर्स बने रहते हैं, मन शांत रहता है, परिवार में कलह का वातावरण नहीं बनता, विवाह समय पे हो जाता है। और वही जब शनि मंगल राहु केतु, अब जैसे आपको एक उदाहरण देता हूं, जब शनि यहां से बैठ करके द्वितीय भाव को देखेंगे तो विवाह में विलंब देते हैं, और ठीक वहीं पे शनि अगर यहां बैठ करके लग्न को देखते हैं तो भी विवाह में विलंब देते हैं। अगर शनि यहां बैठ करके द्वितीय भाव के अधिपति को देख लेते हैं तो भी विवाह में विलंब देते हैं, संतति में विलंब होने लगेगा, परिवार में गड़बड़ी होने लगती है, विवादों में व्यक्ति ग्रसित रह जाता है। आरंभ में तो व्यक्ति को इतना कष्ट होता है कि मन करता है कि सब चीज छोड़ करके बिल्कुल ही निर्वाण को प्राप्त कर लें। तो ऐसी चीजें होती हैं। इनको ठीक करने का सबसे बड़ा साधन है त्रिपिंडी श्राद्ध कराना चाहिए, और नवग्रहों की शांति करानी चाहिए, नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त अपने आत्मबल को जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति अगर बलवान बनाएगा उतनी ही काम बनेगी। अपने आत्मविश्वास को गिरने मत दीजिए। और इन सभी स्थितियों में अगर शनि मंगल राहु केतु केंद्र में बैठे हैं और पापक ग्रह चंद्रमा हो गए तब तो ये और भी ज्यादा विक्षिप्तता दे देते हैं। ऐसी अवस्था में अपने कुल देवता की उपासना करनी चाहिए। अगर हो सके तो पितरों को दान, आवश्यक रूप से अमावस्या को पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। सूर्य को अर्घ, नियमित मंदिर का दर्शन, श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, मंदिरों का दर्शन, लोगों की सेवा, बड़े जनों की सेवा, गुरुजनों की सेवा, मंदिर के मूर्ति का दर्शन, ये सब इनके दुष्परिणामों को कमजोर करने का महान उपाय होता है। ग्रंथ के आधार पर जीवन जीना,
दान की प्रवृत्ति अपने जीवन में विकसित करना, और निश्चित रूप से किसी गौशाला का दर्शन करना, गाय के शरीर का स्पर्श करके उनको प्रणाम करना। यह सब शनि मंगल राहु केतु से बनने वाले सारे दोषों का समन एक साथ हो जाता है। ये छोटा सा कार्यक्रम तो नहीं है, पर हाँ ये महत्वपूर्ण जरूर ही है, और निश्चित रूप से ये वो कार्यक्रम है जो शनि मंगल राहु केतु को लेकर के हमारे जीवन में बनने वाली समस्या को नई दिशा दे सकती है। या फिर ये कह सकते हैं कि अपने जीवन में आने वाले जो काहे ना कोई भी ग्रह दोष बना रहा हो, पर अगर ये ग्रह केंद्र में बैठेंगे तो अब आपके उस ग्रह के कारण बनने वाले दोषों को भी वृद्धि में रख देते हैं। अगर गुरु कमजोर हैं तो चलिए ठीक है, अपनी जगह पे हैं, लेकिन केंद्र में शनि मंगल राहु केतु हैं तो उस गुरु के खराब दुष्परिणाम को भी बढ़ा देते हैं और फिर आपको साहसी बनने पे मजबूर भी कर देते हैं। इस वजह से भगवान आप लोगों को मैं ये बात कह दूं, अगर ऐसी अवस्था है तो निश्चित रूप से अपने आप को बहुत ही संयमित होकर के, बहुत ही संतुलित होकर के, बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन को दिशा देनी होगी और अपने जीवन को समझना होगा। कई बार हम ग्रहों को मानने से इनकार कर देते हैं, कई बार उनके प्रभावों को नजरअंदाज करने लगते हैं, जबकि वो हमें कभी भी भूलते नहीं हैं। उनकी दृष्टि, उनकी रोशनी हमारे जीवन को आरंभ से लेकर के अंतिम तक, और इतना ही नहीं अंतर मन तक प्रभावित करती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।